Assalamualaikum everyone. In today's lecture we are going to discuss about the colloids. ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लिया था, शॉर्ट से डिफरेंस देख लिया था आपने पहले ही। और आज हम लोग colloid का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने लगे हैं और इसके पार्ट्स में वीडियोस जो है वो मैं अपलोड करती रहूँगी आप लोगों के लिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, बटन ज़रूर प्रेस किया करें और लाइक भी कर दिया करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। और इस तरह आप मुझे भी इनकरेज करेंगे कि मैं आपके लिए और इस तरह की वीडियोस बनाऊं और इस तरह आप भी जो है वो अच्छा और यूज़फुल जो है वो कंटेंट ले पाएंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर के स्टार्ट में ही हमने कहा है कि कोलाइडल सस्पेंशंस क्या होती हैं। इन कोलाइडल सस्पेंशन द साइज ऑफ पार्टिकल इज़ फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू 1 नैनोमीटर। सो ये इस तरह की सस्पेंशन है जिसमें जो आपका जो फ्लूइड का जो पार्टिकल है उसका साइज़ जो है वो ये डिफ्रेंशिएट करता है कि ये कौन सा ये सस्पेंशन है, ये इमल्शन है, ये कोलाइडल कोई सोल्यूशन है। तो आपका जो फ्लूइड का जो पार्टिकल का होगा उसका साइज़ जो है वो आप डिटेक्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये आपका कोई कोलाइड है या इमल्शन है, ये क्या चीज़ है। सो द टाइप्स ऑफ सोल्यूशन हैव वेरी हाई विस्कोसिटी। इनकी जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। उसके बाद हम लोगों ने कोलाइडल सोल्यूशन की टाइप्स ही डिस्कस कर ली थी पिछले लेक्चर में कि लायोफिलिक कौन से होते हैं, लायोफोबिक कौन से होते हैं, एसोसिएटिव या एम्फीफिलिक कौन से जो है वो कोलाइड्स होते हैं। और आप मेरी वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं और उसमें आपको सारा कुछ जो है वो कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स की बात करें कि अगर हम एक स्टेबल कोलाइड चाहते हैं और उसको बनाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। हम दो तरीक़ों से एक स्टेबल कोलाइड जो है वो बना सकते हैं। पहला क्या है कि हम कोई भी ऐड कर दें उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। दूसरा है हम ऐड कर दें कोई लेस पोलर सॉल्वेंट को, जैसे लेस पोलर सॉल्वेंट कौन सा है, एसीटोन है, अल्कोहल है। सो इस तरह के नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आप ऐड कर दो या इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उनको आप ऐड करके स्टेबिलिटी जो है वो आप अचीव कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमने देखना है कि कोलाइड्स हमारे प्रिपेयर कैसे हो रहे हैं। लायोफिलिक और लायोफोबिक ये दोनों कोलाइड्स किस तरह से प्रिपेयर हो रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं ये इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं। इनको जस्ट आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी कहता है कि आपको ये कोलाइड है, इसका लायोफिलिक जो है वो आप सोल्यूशन बनाएं, तो आपने क्या करना है, ईजिली उस कोलाइड को किसी भी सॉल्वेंट में आप डिज़ोल्व कर देंगे, आपके पास बन जाएगा आपका मटीरियल। तो इनको बनाना बहुत आसान है। लेकिन जब आप लायोफोबिक की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये वाटर हीटिंग होते हैं, वाटर के साथ इनका कोई अच्छा इंटरेक्शन नहीं है, वाटर के साथ ये डिस्पर्स नहीं होते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिस्पर्शन और डिज़ोल्व, द वर्ड डिज़ोल्व और डिस्पर्शन, इन दोनों में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या किस चीज़ का है। तो आप मेरी उस वीडियो को जाके देख सकते हैं जहाँ पर मैंने डिफरेंस बताया हुआ है लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स के अंदर। सो उसमें मैंने क्लियर डिफरेंस बनाया है, डायग्राम भी बना के मैंने आपको ये डिफरेंस बताया हुआ है कि क्या डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स में, क्योंकि अक्सर वाइवा में ये चीज़ पूछी जाती है और बच्चों को इस चीज़ में डिफरेंस नहीं पता होता है, तो जिसकी वजह से वो अपने नंबर कटवा देते हैं। सो इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। सो अब क्योंकि आपको पता है कि लायोफिलिक जो कोलाइड्स हैं इनको प्रिपेयर करना बहुत इजी है, तो इनको हमें प्रिपेयर करने के लिए इतनी ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। लेकिन लायोफोबिक को प्रिपेयर करने के लिए मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि हमें कुछ टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। तो आज हम उन्हीं टेक्निक्स को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी टेक्निक्स हैं और कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मेजर जो है ना वो हम दो मेथड्स में इसको डिवाइड करते हैं कि लायोफिलिक को हम दो मेथड्स में प्रिपेयर करें। पहले है कंडेंसेशन मेथड और दूसरा है डिस्पर्शन मेथड। आगे डिस्पर्शन मेथड की फर्दर 3 ब्रांचेस हैं, एक है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन, दूसरा है मैकेनिकल डिस्पर्शन, तीसरा है पेप्टाइडेशन। अब हम वन बाय वन इन सब को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है मैकेनिकल डिस्पर्शन, या हम इसे कह देते हैं कोलाइड मिल्स। अब ये क्या चीज़ है और इसमें हम लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं ये हम लोग देखते हैं। दे हैव वन स्टैटिक कॉन वाइल द अदर इज़ रैपिडली रोटेटिंग कॉन, कि यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास एक जो कॉन होगी वो स्टैटिक होगी, दूसरी कॉन रोटेटिंग होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ कि आपके पास एक इस तरह की प्लेट है, कौन हो गई, ये स्टैटिक है।
जबकि इसके ऊपर जो दूसरी प्लेट आएगी वो इस तरह की कोन शेप में होगी, इस तरह से समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पर हम इसका जो हमारा कोलाइड लायोफोबिक कोलाइड होगा वो हम प्लेस कर देंगे। और उसके बाद ये जो ऊपर वाला ये वाली जो कोन है ये क्योंकि रोटेटिंग करेगी, ये ऐसे ऐसे रोटेट करती रहेगी, और जिसकी वजह से ये जो कोलाइड है ये हमारा एक किस्म का ये ग्राइंडिंग का प्रोसेस हो गया कि हम अपने कोलाइड को ग्राइंड कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कोलाइड का साइज़ मैंने आपको बताया पहले ही लेक्चर के स्टार्ट में कि यहाँ के पार्टिकल का साइज़ 1 माइक्रोमीटर से 1 नैनोमीटर होता है। सो हम इस ग्राइंडिंग के प्रोसेस से उस पार्टिकल का साइज़ कम कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ यूज टू प्रिपेयर द इमल्शंस। आप इसी मेथड से काफ़ी इमल्शंस भी बना सकते हैं। सो क्या हो रहा है यहाँ पर हम जो कोर्स पार्टिकल हैं, कोर्स पार्टिकल क्या होते हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है, उनको हम रिड्यूस कर रहे हैं, उनका साइज़ हम कम कर रहे हैं। सो ये एक मैकेनिकल डिस्पर्शन का तरीका है, क्योंकि जैसे ही उनका साइज़ कम होगा उस पार्टिकल का डिस्पर्स होना किसी भी सॉल्वेंट के अंदर वो इजी हो जाएगा। सो इसीलिए हम इसको छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको ग्राइंड कर रहे हैं एक मैकेनिकल डिस्पर्शन के मेथड से, ताकि ये इजीली डिस्पर्स हो जाए। क्योंकि आपको पता है लायोफिलिक जो है वो इजीली डिस्पर्स हो जाते हैं, इसलिए इनको बनाना आसान है। क्योंकि लायोफोबिक नहीं इजीली डिस्पर्स होते, इसलिए पहले हमने इनको ऐसी प्रॉपर्टीज़ दी हैं, इसको ग्राइंड किया है ताकि ये इजीली डिस्पर्स हो जाए हमारे डिस्पर्स मीडियम के अंदर, हमारे सॉल्वेंट के अंदर। उसके बाद हम इसको जो है वो प्रिपेयर कर सकेंगे और ये इजीली हमारे पास यूज़ हो सकेगा। ठीक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अच्छा जी, तो दूसरा जो मेथड है कोलाइड्स को प्रिपेयर करने का, डेट इज़ इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन। और इसमें क्या हो रहा है कि आ मेटल कैन डिस्पर्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रोड्स, कि एक मेटल है आपके पास और आपने उसको डिस्पर्स करना है तो आप इलेक्ट्रोड्स यूज़ करेंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आप उस जो है कोलाइड को देने वाले हैं ताकि वो डिस्पर्स हो सके। सो ऑल द इम्प्योरिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ आइंस मूव टुवर्ड द इलेक्ट्रोड्स। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर सारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो एज अ आइन जो है वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ चली जाएंगी, और इस तरह ईज़िली आपका जो कोई भी मेटल होगा जो उस कोलाइड के अंदर प्रेजेंट होगा वो ईज़िली डिस्पर्स हो सकेगा। सो ये एक इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन का मेथड हो गया। दूसरा जो डिस्पर्शन का मेथड है डेट इज़ अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन, कि हम अल्ट्रासोनिक वेव्स यहाँ डालेंगे। इन दिस टाइप ऑफ डिस्पर्शन आइंस हैव फ्री हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हम लोग पास करवाते हैं। जैसे कितनी फ्रीक्वेंसी है 20,000 से 200,000 जो है वो हम लोग वेव्स, इतनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की वेव, आपको पता है अल्ट्रासाउंड की हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं। सो इतनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स जो है वो हम पास कराएंगे किसी भी डिस्पर्स पार्टिकल के अंदर ताकि उसका साइज़ रिड्यूस हो जाए। तो आप देख रहे हो कि सब में क्या हो रहा है कि हम साइज़ को रिड्यूस करने पे फोकस कर रहे हैं ताकि वो इजीली डिस्पर्स हो सके। सो अब ये जैसे ही साइज डिक्रीज़ होगा किसी भी कोर्स पार्टिकल का, आपको पता है कि वो कोलाइडल पार्टिकल बन जाएगा। ये एक हिंट दी हुई है मैंने आपको ताकि आप लोगों को याद रहे कि एक मॉलिक्यूल का जो पार्टिकल साइज़ है वो कम होता है, कोलाइड का उससे ज़्यादा होता है, और कोलाइड से ज़्यादा कोर्स पार्टिकल का साइज़ होता है। सो इस तरह हम लोग कोर्स पार्टिकल्स जो होंगे उनका साइज़ कम करके उनको कोलाइडल पार्टिकल के साइज़ जितना, मतलब 1 माइक्रोमीटर से 1 नैनोमीटर के दरमियान में हम लोग उसे कन्वर्ट करके और फिर उसकी डिस्पर्शन को हम पॉसिबल बना रहे हैं। सो ये कंसेप्ट आपने हमेशा याद रखना है कि कोर्स का जो पार्टिकल साइज़ है वो ज़्यादा होगा कोलाइड से, और कोलाइड का ज़्यादा होगा किसी भी मॉलिक्यूलर पार्टिकल के साइज़ से। सो ये इनके पार्टिकल के साइज़ का जब आपको पता होगा तो आगे आप कोर्स डिस्पर्शन का भी एक पूरा हमारा चैप्टर है उसको भी आप सब समझ पाएंगे, और भी डिफरेंट चैप्टर्स हैं उनको आपको फिर अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। सो हम फिर लास्ट मेथड के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा डिस्पर्शन मेथड के अंदर था। सो जो लास्ट मेथड है डेट इज़ पेप्टाइजेशन, कि यहाँ इस प्रोसेस में अब आप क्या करेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लार्ज साइज पार्टिकल्स यानी कोर्स जो साइज पार्टिकल्स होंगे इनटू द कोलाइड पार्टिकल बाय एडिंग लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इज कॉल्ड एज पेप्टाइजिंग एजेंट, कि हम कोई भी पेप्टाइजिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं जिसमें क्या है कि लो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की। अगर आपने लेक्चर का स्टार्ट सुना हुआ हो तो उसमें मैंने आपको बताया कि हम लोग कोलाइड की स्टेबिलिटी कैसे अचीव कर सकते हैं।
तो हमने उसमें पढ़ा था कि अगर हमने कोलाइड को स्टेबल बनाना है तो हम या तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर सकते हैं, या हम उसके अंदर क्या करें, हम उसके अंदर वो ऐड कर देते हैं, कोई लो पोलर सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वही इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं एज, और यहाँ पर हमने बस उस इलेक्ट्रोलाइट को एक और नाम दे दिया, डैट इज़ पेप्टाइजिंग एजेंट। और फिर वो पेप्टाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है, एक्चुअली वो पार्टिकल की साइज़ को रिड्यूस कर रहा है, और पार्टिकल का साइज़ रिड्यूस होगा, आपको पता है कि ईज़िली कोलाइड बन जाएंगे, उनकी स्टेबिलिटी क्योंकि अचीव हो रही है। और जो भी चीज़ जब स्टेबिलिटी को अचीव कर जाती है वो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है, क्योंकि हमने सारी जो चीज़ें हैं और वो इसी से ही करना है, क्योंकि हमने एक स्टेबल जो है वो चीज़ प्रोड्यूस करनी होती है हमेशा हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर। सो स्टेबिलिटी को अचीव करना बहुत ज़रूरी होता है। सो दिस पेप्टाइजिंग एजेंट ऐड चार्जेस ऑन द पार्टिकल्स, कि ये जो पेप्टाइजिंग एजेंट है, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो चार्ज ऐड कर देगा इसके पार्टिकल्स के ऊपर। और जब फिर ये चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे से रिपेल होंगे, आपको पता है उनके चार्ज पार्टिकल्स सिमिलर जो चार्जेस के होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो जब ये रिपेल करेंगे तो एक यूनिफॉर्म डिस्पर्शन जो है वो बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए एक डायग्राम बना दिए कि ये आपके पास एक बीकर है और उसमें आपके पास जो है आपने पेप्टाइजिंग एजेंट डाला और उस पेप्टाइजिंग एजेंट ने चार्जेस प्रोड्यूस करे। आप देख सकते हो कि अभी जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे के करीब हैं, थोड़ी देर बाद ही क्या होगा कि ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस तरह पूरे सॉल्यूशन में डिस्पर्स हो जाएंगी। और हमारा जो मेन जो फोकस था वो भी यही था कि हमने डिस्पर्शन को अचीव करना है, पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर दूर करना है। तो ये हमें अचीव हो जाता है। जैसे ये चीज़ अचीव हो जाएगी हमारा कोलाइड स्टेबल हो जाएगा। अब हम लोगों ने नासलेस मेथड पढ़ना है जो कोलाइड को प्रिपेयर करने का, डेट इज कंडेंसेशन मेथड। इन दिस मेथड फर्स्ट अ ट्रू सॉल्यूशन इज मेड बाय एडिंग थर्ड एजेंट वी गेट कोलाइड। यहाँ पर आप लोग क्या करें, पहले आपने एक ट्रू सॉल्यूशन बनाना है। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसमें एक सॉल्वेंट के अंदर जो सोल्यूट है वो पूरा का पूरा डिज़ोल्व हो जाए। फॉर एग्जांपल आप वाटर ले रहे हैं तो उसमें आप NaCl जब डिज़ोल्व करते हैं तो वो पूरा का पूरा उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। सो इस तरह ये ट्रू सॉल्यूशंस बनते हैं। सो सबसे पहले इस मेथड के लिए आपने वही ट्रू सॉल्यूशन बनाना है, उसके बाद एक थर्ड एजेंट आप उसके अंदर ऐड कर दोगे तो ये कंडेंसेशन मेथड हो जाएगा। एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसको जो है वो डिटेल से समझ सकेंगे कि फर्स्ट ट्रू सॉल्यूशन ऑफ SO2 इज़ मेड, देन वी ऐड H2S इन इट। कि पहले आपने ट्रू सॉल्यूशन बनाना है SO2 का, उसके बाद हम लोग इसके अंदर H2S डालेंगे एज अ थर्ड एजेंट। सो द कोलाइड ऑफ सल्फ़र इज़ मेड। इस तरह हम लोग सल्फ़र का कोलाइड बना रहे हैं हम। तो क्या हुआ, ये हमने ट्रू सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर थर्ड ये एजेंट H2S हम लोग डाल रहे हैं, तो हमारे पास 3S प्लस 2 वाटर के मालिक्यूल्स जो हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं। फर्स्ट ट्रू सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, ये पहला मेथड था जिसमें हमने कोलाइड ऑफ सल्फ़र को ऑब्टेन कर लिया। हमने क्या किया, थर्ड एजेंट को ऐड किया हमारे जो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर, जो कि SO2 का ट्रू सॉल्यूशन था। उसमें से 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल गए हैं और 3 सल्फ़र के जो हैं वो हमारे पास ऑब्टेन हो गए हैं एज अ कोलाइड। तो सल्फ़र का कोलाइड हम इस तरह से बना सकते हैं कंडेंसेशन मेथड से। अगर हम दूसरा कोलाइड का एग्जांपल दें तो पहले आप ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे किसका, AgNO3 का, उसके बाद उसके अंदर आप थर्ड एजेंट NaCl को ऐड करने वाले हैं। इस तरह आप AgCl कोलाइड बनाएंगे। देखिए ये NaCl आपने ऐड किया AgNO3 के अंदर, तो ये Ag का जो है ये Cl के साथ अटैच हो जाएगा, NaNO3 बन जाएगा, AgCl बन जाएगा। सो इस तरह AgCl का आपके पास कोलाइड आ गया और NaNO3 जो है वो आप बाहर एक्सट्रैक्ट आउट कर देंगे। सो ये एग्जांपल भी हो गई कि कंडेंसेशन मेथड की किस तरह से हम प्रिपेयर कर रहे हैं। पहले हम ट्रू सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसके अंदर एक थर्ड एजेंट डाल रहे हैं। और जो दूसरा मेथड हमने पढ़ा वो डिस्पर्शन मेथड था। उन सब डिस्पर्शन मेथड में आपने एक चीज़ डिस्कस की है कि साइज़ को रिड्यूस करना है। किसी भी तरीके से पेप्टाइजेशन में हम पेप्टाइजिंग एजेंट डाल रहे हैं, वो चार्जेस दे रहा है और चार्जेस रिपेल कर रहे हैं। अगर आप लोग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी आप लोग वेव्स जो हैं वो उसके पर डाल रहे हैं और वो उनका पार्टिकल का साइज़ कम हो रहा है और वो इजीली डिस्पर्स हो रहे हैं। मैकेनिकल डिस्पर्शन की बात करें तो उसमें आप लोग एक स्टैटिक कोन रख रहे हैं, एक रोटेटिंग कोन रख रहे हैं और ग्राइंडिंग के प्रोसेस से आप जो पार्टिकल्स हैं उनको ग्राइंड कर रहे हैं, उनका पार्टिकल साइज़ कम कर रहे हैं। आखिरी जो मेथड था वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेथड था, जिसमें आप इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करके डिफरेंस आयन प्रोड्यूस करके और फिर उनकी डिस्पर्शन करवा रहे हैं। सो इस तरह ये हमने प्रिपरेशन ऑफ जो है वो लिपो
लिपोफोबिक कोलाइड्स की प्रिपरेशन हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। और प्रिपरेशन ऑफ लिपोफिलिक कोलाइड्स आपको पता है कि वो बहुत ईजी है उसको प्रिपेयर करना, उसको प्रिपेयर करने में कोई मुश्किल नहीं है। जो डिफ़िकल्ट था वो लिपोफोबिक के लिए था कि उनको प्रिपेयर करना मुश्किल होता है। तो अब उनको प्रिपेयर करने के लिए हमने ये मेथड यूज़ किए हैं और उनको ईज़िली हमने प्रिपेयर कर लिया है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है प्योरीफिकेशन ऑफ कोलाइड, कि आपने एक कोलाइड को प्योरीफाई किस तरह से करना है। सो हम लोग इसकी मेथड डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे मेथड हैं इसको प्योरीफाई करने के। जो सबसे पहला प्रोसेस है दैट इज़ डायलिसिस। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह हम इस मेथड से प्योरीफाई कर। सो डायलिसिस के मेथड में आप लोग क्या करो, इट कंसिस्ट ऑफ अ होलो ट्यूब। इट कंसिस्ट ऑफ अ होलो ट्यूब, कि ये एक होलो ट्यूब पे मुश्तमिल है विच हैव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का आपको पता है कि उसके अंदर पोर्स होंगे जिससे हम लोग पास कर सकेंगे। और ये जो मेम्ब्रेन है वो सिफेनोन की जो है वो मिलके बनी हुई होती है। ऑल द इम्प्योरिटीज़ जो आयनिक फॉर्म में होंगे वो पास बाय इट वाइल द कोलाइड्स आर इन द ट्यूब, कि ये आपका पूरा डायलिसिस का जो है वो प्रोसेस आ जाता है। तो इसके अंदर आप एक होलो ट्यूब ले रहे हैं, ये वाली एक होलो ट्यूब है जो कि मैंने ब्लू कलर में लिखी हुई है। बीच में आप इसकी देख सकते हैं कि मैंने जो बॉटम पे जो इसकी मेम्ब्रेन थी उसको मैंने पोरस बनाया हुआ है, सेमी परमेबल बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि हमने इसमें से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो बाहर निकाल देनी है, क्योंकि हमने इम्प्योरिटीज़ वाला अंदर नहीं रखना है। सो ये डायलिसिस की मेम्ब्रेन हो जाती है जो सेमी परमेबल है। अच्छा, जो इससे बाहर जो एक कंटेनर है उसमें हमने क्या किया हुआ है, वाटर का इनलेट यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ से वाटर का बाहर है, यानी ये बाहर जो है ये सारा जो पिंक कलर में आपको मैंने शो किया हुआ है ये सारा बाहर आपका वाटर आ जाता है, या आप इसको इलेक्ट्रोलाइट का नाम भी दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अब ये जो होलो ट्यूब थी पहले इसके अंदर कुछ भी नहीं था, ठीक है। आप अभी ये जो मैंने पिंक बड़े बड़े पार्टिकल्स बनाया हुआ है आप इनको अभी भूल जाएं कि अभी ये अंदर नहीं है, एम्प्टी है पूरा होलो ट्यूब। अब आपने क्योंकि डायलिसिस करनी है, आपने कोलाइड को प्योरीफाई करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस होलो ट्यूब के अंदर ऐड कर देंगे अपना कोई भी कोलाइड के पार्टिकल्स। तो वो कोलाइड के पार्टिकल्स जैसे ही आप ऐड करेंगे, क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जो इम्प्योरिटीज़ होंगी जो आयनिक फॉर्म में होंगी वो क्या होंगी, इस वाटर के यहाँ से बाहर निकल आएंगी और इस वाटर के अंदर आ जाएंगी। जबकि जो आपके पास प्योर जो कोलाइड होगा वो आपके पास यहीं पर लेफ़्ट हो जाएगा। फिर हम इस होलो ट्यूब को बाहर निकाल लेंगे और अपना जो हमारे पास जो प्योर कोलाइड आ जाएगा वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा। सो ये पहला मेथड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया डायलिसिस का, जिसमें हम लोग यूँ कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि ह्यूमन बीइंग में भी जब हम डायलिसिस का प्रोसेस करते हैं वो भी बिल्कुल यही का यही होता है कि हम अपने किडनी में से या हमारी बॉडी के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं हम उसको एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं एक डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। सो क्योंकि इसका प्रोसेस बिल्कुल सेम है हमारी डायलिसिस मशीन के साथ, सो इस वजह से हम लोगों ने इसको डायलिसिस का प्रोसेस कह दिया और ये कोलाइड को भी प्योरीफाई कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं जिसमें हम लोग कोलाइड की प्योरीफिकेशन करेंगे। अच्छा जी, जो नेक्स्ट मेथड है डैट इज़ इलेक्ट्रोडायलिसिस और डिकेंटेशन। सो अब हम लोग इसको कैसे परफॉर्म करेंगे और इसकी मैंने यहाँ डायग्राम भी पूरी आपको बना के दिखाई हुई है। डायलिसिस क्योंकि एक स्लो प्रोसेस है, आप मतलब उसमें तो ये है कि आप थोड़ा सा बस कोलाइड है, अगर आपने उसको प्योरीफाई करना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट आपने अगर इंडस्ट्रियल स्टेट पे या कोई एक बड़े लार्ज स्केल पे आपने जो है वो कोलाइड को अगर प्योरीफाई करना है तो आप उस मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत स्लो है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इम्प्योरिटीज़ उस मेम्ब्रेन से फ़िल्टर आउट होंगी, क्योंकि वो एक फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस है। तो इस वजह से वो बहुत स्लो है, क्योंकि हमने अपने रिजल्ट जो है वो ज़रा फास्ट करने हैं, तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस का एक मॉडिफाइड ये एक प्रोसेस है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो जल्दी से जल्दी हमें मिल जाएं, हमारा प्रोडक्ट हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए। सो इलेक्ट्रोडायलाइज़र ये इसकी मशीन होगी, हैज़ 2 कंपार्टमेंट्स, 2 इसके कंपार्टमेंट होते हैं। बोथ कंपार्टमेंट्स हैज़ इलेक्ट्रोड, दोनों के अंदर इलेक्ट्रोड्स होंगे। यहाँ देख सकते हो मैंने एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनाया है, एक मैंने नेगेटिव इलेक्ट्रोड बनाया है। तो 2 कंपोनेंट्स हैं जिनमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। बोथ इलेक्ट्रोड्स आर सेपरेटेड बाय मेम्ब्रेन्स। देख सकते हो दोनों इलेक्ट्रोड्स को मैंने एक मेम्ब्रेन जो पिंक कलर की मैंने एक मेम्ब्रेन बनाई है उनसे मैंने सेपरेट किया हुआ है दोनों इलेक्ट्रोड्स को। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, दोनों पिंक कलर की एक मेम्ब्रेन से सेपरेट हुए हुए हैं।
सो अब क्या हो रहा है, आप लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हो, डायग्राम से ही सारा कुछ समझ आ रहा है, सारा प्रोसीजर समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है कि जो भी आप यहाँ पर अपना कोलाइड जो है वो इंसर्ट करोगे, और क्या होगा कि उस कोलाइड के अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज़ होंगी, इम्प्योरिटीज़ आपकी आयनिक फॉर्म में होंगी। सो जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपकी पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ पर ये एक इम्प्योरिटी पड़ी हुई है, सो ये इम्प्योरिटी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्यूज़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मेम्ब्रेन है तो इससे ये बाहर डिफ्यूज़ आउट हो जाएगी। इसी तरह जो अगर नेगेटिव चार्ज की कोई भी इम्प्योरिटी यहाँ पर प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो है वो चली जाएगी मेम्ब्रेन से पास होकर। तो ये इलेक्ट्रोडायलिसिस का प्रोसेस है जो कि उससे ज़्यादा स्टेबल आ जाता है, क्योंकि हम लोग इससे ज़्यादा फास्ट जो है हम वो अपने रिज़ल्ट्स ले सकते हैं। अच्छा, ये तीसरा जो मेथड है दैट इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। ये एक और प्रोसेस है जिसमें हम लोग दोबारा वही फिल्ट्रेशन का ही कर रहे हैं। सो इसमें क्या करेंगे, वी यूज़ फ़िल्टर पेपर, कि हम फ़िल्टर पेपर वही यूज़ कर रहे हैं, डिप इन नाइट्रोसिफेनॉन कि ये एक फ़िल्टर पेपर है जिसको हमने डिप किया हुआ है एक सोल्यूशन के अंदर, दैट इज़ नाइट्रोसिफेनॉन, एंड बाय डिक्रीज़ द साइज़ ऑफ पोर। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि पोर का साइज़ डिक्रीज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फनल है हमारे पास, और इसमें हम लोगों ने फ़िल्टर पेपर जो है वो अपना फिक्स किया हुआ है, और कोलाइड जो है वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे, और ये फनल की तरह हो गया। उसके बाद हम लोग सोल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दोनों यहाँ से ऐड करेंगे। मेम्ब्रेन सपोर्टेड ऑन एंड बायर मिल्स, कि यहाँ पर एक बायर मिल्स जो है वो लगी हुई होगी, ताकि जो है वो ये पूरा एकदम नीचे ना आए, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए। नीचे आप एक बीकर रख देंगे और इस बीकर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट शामिल होगा। तो अब यहाँ से जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो फ़िल्टर आउट होके इस वाले बीकर में आ जाएंगी, और इस तरह से हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो हमारा ऑब्टेन हो जाएगा। अच्छा जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज़ अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड, कि कोलाइड की किस किस तरह की प्रॉपर्टीज़ है, इसकी काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे, बट हम लोग इसको पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो अब तक के लिए इतना ही, एंड आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले हर नए जो वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।